अब ध्यान से ना अपनी कॉपी में सब लोग लिखना जो बता रहा हूं मैं। इसमें पहली चीज हमें डेट का ध्यान रखना है कि हमने 1 अप्रैल 2016 को ये बाइक खरीदी है, तो ये जो ईयर एंड होगा वो एंड होगा 31 मार्च 2017 को। इसका मतलब है मुझे ये वाला जो लास्ट वाला ईयर है मुझे इसमें करनी है एडजस्टमेंट। ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना सारे लोग, 16 वाले में मत कर देना एडजस्टमेंट, क्योंकि जो डेट दे रखी होती है उसके हिसाब से देखते हैं कि ईयर कब एंड होगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो 2017 का मुझे दे रखा है लॉस, तो अपनी कॉपी में लिखो -70,000, लिखो जरा सब लोग ऐसे। -70,000। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो 50,000 रुपए की बाइक थी, अभी कपिल और कोमल ने बताया कि इसको वापस ऐड करना है हमें, तो इसमें प्लस करो 50,000। कितना आएगा अब ये बेटा? -70 + 50 कितना आएगा? -20,000। बिल्कुल ठीक, यानी कि हमारा माइनस में आ गया 20,000 रुपए। कितना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब जो ये 50,000 रुपए की बाइक है इसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है 20% का, तो 50,000 का 20% बनेगा 10,000 रुपए, तो और डेप्रिसिएशन में माइनस कर रहे हैं तो -10,000 रुपए। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? माइनस में 30,000 रुपए आया ना? यस सर। ये जो 30,000 रुपए आंसर में दिया हुआ है लॉस, ये ऐसे बनेगा आपका। बेटा क्लियर हुआ सबको कैलकुलेशन? यस सर। हाँ, अभी भी डाउट है तो पूछिए, नहीं समझ में आ रहा तो। सर ये 70,000 कहाँ से लिया आपने? भाई साहब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लॉस? ठीक है सर। नोट है भाई। जिस साल में एडजस्टमेंट करनी है उस साल का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उठाएंगे और उसमें एडजस्टमेंट करेंगे हम। 50,000 को पहले ऐड करना है, उसके बाद उस 50,000 के डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं वापस करके बता रहा हूँ। -70 लॉस को पहले माइनस में लिखा, 50,000 को जोड़ दिया और 10,000 को माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया -30,000 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगला जो मेथड है उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस वाले मेथड के अंदर क्या करना है आपको, देखो आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला आ रहा होगा। इस मेथड के अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये है, एक सेकंड देखो ये वाला फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमने अभी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था उसके अंदर वेटेड वर्ड नहीं होता था, वहां लिखा होता था सिर्फ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला है उसका, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेट जो होते हैं वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगे। अब वो कैसे करनी है कैलकुलेशन, वो देखो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है बहुत इजी वाला मेथड है ये। इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखे हैं 5 सालों के, ये प्रॉफिट गिवन है 5 इयर्स के, और ये वेट गिवन है इस क्वेश्चन में 5 सालों के, 1 2 3 4 5, ये वेट की वैल्यू है सिर्फ। तो आपने क्या करना है, ऐसे करके आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आपने ईयर को लिखना है, सबको 5 ईयर लिखे, फिर आप 5 प्रॉफिट्स लिखिए, 5 के वेट लिखिए उनके सामने, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, हमारे जो फॉर्मूला था इसमें था टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो प्रॉफिट है और ये जो वेट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आखिरी वाला कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का। 43 इंटू 1, 50 इंटू 2, ऐसे कर करके आपका ये सारी की सारी प्रोडक्ट का वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप क्या करो, जो ये वाला कॉलम है इसको ऐड कर लो, तो टोटल आया आपका 9,84,000 रुपीज। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। इसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट से। ये जो वेट गिवन है आपके इसका टोटल करो, आया 15।
तो मैंने क्या करा, सबसे पहले निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो 984 था इसको 15 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 65,600 रुपए। फिर मैं फॉर्मूले में गया, वापस देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने क्या करा, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, तो यहाँ पर मैंने 65,600 को 2 से मल्टीप्लाई करा और मेरा आंसर आ गया। सबसे इजी मेथड है इस चैप्टर का ये। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, इससे नीचे वाली इलस्ट्रेशन देखो, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या दे रखा है, 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है मुझे, ये चारों के मुझे वेट दे रखे हैं। अगले पेज पर अगर हम चलेंगे तो कुछ एडजस्टमेंट भी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाने से पहले आपको इन एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। ये सारी की सारी कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी सिखाई हैं, बट इसमें 2-3 नई भी आई हैं, तो मैं आपको हर एडजस्टमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सब लोग सुनना। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहती है 1 दिसंबर 2013 को। देखो टेबल में इन्होंने क्या करा, पहले तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लिए 4 सालों के, जैसे हम लोग करते हैं अपनी टेबल के अंदर। अब इसके अंदर 1 दिसंबर 2013 को एक रिपेयर की गई प्लांट के ऊपर 6,000 रुपए की, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। इस लाइन का मतलब है सिंपल शब्दों में, अपने पास नोट कर लो अगर याद ना रहे तो, कि हमने एक रिपेयर करवाई प्लांट या मशीन के ऊपर और उसको हमने एक खर्चा मान लिया, उसको। अब आगे क्या कहता है, पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, यानी कि अब उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, भाई इस खर्चे को हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है इस प्लांट की वैल्यू में ऐड करेंगे, मतलब इसको अब हम एसेट मानेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाला पॉइंट आया था, खर्चा माना था। अब क्वेश्चन सिंपल कहता है खर्चे की जगह उसको अब एसेट मानो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ 10% का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो क्या करेंगे हम, ये देखो ये जो सेकंड पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, सॉल्यूशन में देखिए सब लोग। तो अब ये जो 1 दिसंबर 2013 को है, तो ये वाला ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2014 में ये ईयर एंड होगा। तो जो 2014 वाला प्रॉफिट है उसके अंदर मैं ये 6,000 रुपए को वापस ऐड कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने इसको एसेट माना है, तो सबसे पहले 2014 के अंदर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, और ये डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा, 1 दिसंबर 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, मतलब कि 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। देखो नीचे मैं दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर देखते जाओ। ये सबसे पहले 6,000 पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, 10% के हिसाब से वो आया 200 रुपए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2014 वाले प्रॉफिट में से 200 रुपए सबसे पहले माइनस कर दिए। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे नेक्स्ट ईयर भी गिवन है 2015, और इस पहले पॉइंट के अंदर गिवन था कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ईयर का जब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 6,000 में से पहले लास्ट ईयर वाला डेप्रिसिएशन हटाया मैंने 200 रुपए का, प्रॉफिट रह गया मेरा 5,800 रुपीज, सॉरी एसेट की वैल्यू रह गई 5,800 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर में मैं 5,800 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, मगर क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा था मेरे पास, तो 5,800 रुपए का 10% निकलेगा डायरेक्ट पूरे साल के लिए, वो आएगा 580 रुपए। तो अब यहाँ पर टेबल में आपको 580 रुपए माइनस करने हैं। ये वाली पूरी एडजस्टमेंट मेरी कवर अप होगी। अब चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। एक चीज अपनी कॉपी में फटाफट से नोट डाउन करें सब लोग, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू इनकम एंड ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्सपेंस।
लिख लिया सबने? ये जो मैंने आपको बताया है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू इनकम, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्सपेंस, ऐसा आपको मानना है सिर्फ। अब मानना क्यों है वो समझाता हूं। देखो सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड। अभी मैंने बोला कि आपको मानना है क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से आपकी इनकम की तरह है। तो इस लाइन का सिंपल मतलब ये हो गया कि 2013 में आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा माना, मतलब कि आपने इनकम को ज्यादा करके लिख दिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2000 के प्रॉफिट में 2013 के प्रॉफिट में से ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये मैं माइनस करूंगा। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने 2013 के अंदर माइनस कर दी 2400 रुपए। अब जो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो तो 2012 में जाकर 2014 का तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और मैंने आपको अभी भी बताया कि ओपनिंग स्टॉक को आप लोग एक्सपेंस की तरह मानिए। तो इसका मतलब ये बन गया 2014 में मैंने अपना एक एक्सपेंस है उसको मैंने ज्यादा लिखा हुआ है, तो उसको मैं वापस ऐड कर दूंगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको लॉजिक याद नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल तरीके से इस तरीके से भी याद रख सकते हैं अपनी कॉपी में कि ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का तो माइनस होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस होगा।